हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से हिस्ट्री ऑप्शनल सिलेबस को समझ लिया था। आज हम लोग इसके बुक लिस्ट को समझेंगे। हालांकि मैंने आपको इस वीडियो में नोट्स भी बनाना सिखा दिया था अच्छे से कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। इसका शॉर्ट वीडियो भी आ चुका है, तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार जा कर के देख लीजिए। ठीक है, तो आज हम देखते हैं इसका बुक लिस्ट। हिस्ट्री ऑप्शनल, हिस्ट्री ऑप्शनल बुक लिस्ट। तो सबसे पहले यदि हम एंशिएंट की बात करें, या सबसे पहले ओवरऑल हिस्ट्री में आपको क्या करना है कि 6 to 12 ओल्ड एनसीईआरटी ज़्यादा बेटर है। ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है, इसे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। इससे क्या होगा, आपका एक बेस मजबूत हो जाएगा और चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसके साथ साथ आपको क्या करना है, PYQ देखना है। PYQ सॉल्व नहीं करना है, PYQ बस देखना है कि कहाँ से। वैसे हालांकि ये जो आपका सिलेबस है यहीं से उठता है आपका जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन एक बार मोटा मोटी नज़र बनाए रखने के लिए आप PYQ को देख सकते हैं कि हर साल क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं, किस पार्ट से आ रहे हैं। तो जब वहाँ पर वो चीज़ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जब बुक को खोलेंगे तो पता लग जाएगा कि कहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करनी है और कहाँ पर नहीं करनी है। ठीक है, तो PYQ को देखना है आपको। पहले तो आप ये देख करेंगे 6 to 12 ओल्ड एनसीईआरटी है, इसको पढ़ेंगे। अब ये मत सोचिएगा आप लोग कि इसको पढ़ने से आपको फ़ायदा नहीं होगा। देखिए, इसमें आपको प्री में भी फ़ायदा होगा प्लस मेंस में भी फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको पता है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था यहाँ से एनसीईआरटी से इस बार भी। और जो कि आपको पता ही है कि यूपीएससी का जो ट्रेंड है वो बदलता जा रहा है। तो इस बदलते हुए चीज़ को देखते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी फैक्ट्स हैं उनको भी आपको ध्यान में रख कर के चलना है। अब आपका कोई भी एलिमिनेशन पार्ट काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप एनसीईआरटी के नोट्स बनाएंगे तो ऐसा करेंगे आप कि उसमें फैक्ट भी ले लेंगे और कॉन्सेप्ट जो दिया है उसमें कॉन्सेप्ट को भी ऐड करते हुए चलेंगे, ताकि आपको बार बार एनसीईआरटी खोलने की ज़रूरत ना पड़े और साथ ही आपका प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी हो जाए। ये हो गया आपका। उसके बाद से यदि मैं एक रेफरेंस बुक की बात करूं कि आप एंशिएंट हिस्ट्री में कौन सा बुक पढ़ सकते हैं, प्राचीन इतिहास। अगर इसकी मैं बात करूं आपको क्या पढ़ना है, तो इसमें देखिए आपको पढ़ना है एक उपेंद्र सिंह का। उपेंद्र है ना, कहीं उपेंद्र कहीं उपेंद्र सिंह का बुक है। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से दिया हुआ है, तो इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। साथ में मैं फिर वही कहूँगी आपको एनसीईआरटी प्लस PYQ, इसको ऐड करते हुए आपको लेकर के नोट्स बनाने हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे कीवर्ड्स हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से दिए गए हैं इस बुक में। और ऐसा नहीं है कि इस बुक का आपको हर एक पन्ना पढ़ना है, हर एक पन्ना नहीं पढ़ना है। सिलेबस को उठाना है, ठीक है, सिलेबस को उठाना है, कौन सा टॉपिक है उस टॉपिक को आकर के इस उपेंद्र सिंह के बुक में आपको देख लेना है। ठीक है, तो ये एक तो हो गया आपका एनसीईआरटी। एक आपको PYQ देखना है ताकि आप टॉपिक को समझ सके कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पर रेफरेंस बुक आपको लेना है उपेंद्र सिंह का। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके साथ ही आपको RS शर्मा का, आप सभी को पता है RS शर्मा की बुक आती है, तो एनसीईआरटी बेस्ड है, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड ही है ये। तो इस बुक को आपको पढ़ना है। और यदि आपको लग रहा है कि इन दोनों को पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कि आप नोट्स बनाने में सक्षम नहीं हैं या आप आंसर राइटिंग करने में सक्षम नहीं हैं, तो किसी भी एक, या तो आप बाल्यान सर या मणिकांत सर, आप एक काम कीजिएगा, स्टोर पे जाइएगा बुक वाले, वहाँ स्टोर पर जा करके, स्टोर नहीं बुक शॉप, वहाँ पर जा करके आप एक काम कीजिएगा कि इन दोनों नोट्सों को खोलिएगा। ठीक है, इन दोनों को, और वहाँ पर कंपेयर कीजिएगा कि आपको, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पर वो टाइम नहीं देंगे आपको देखने के लिए, जो भी बुक शॉप होते हैं वहाँ पर तो आप देख सकते हैं ना। तो एक काम कीजिएगा, देखिएगा इसका लैंग्वेज आपको समझ में आ रहा है या इसका लैंग्वेज समझ में आ रहा है।
तो वहाँ पर तुलना करके आप इन दोनों में से किसी एक नोट्स को आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये है आपका एनसीईआरटी का एंशिएंट हिस्ट्री का रिसोर्स। ठीक है, आपको इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है और इन चीज़ों को आपको बार बार पढ़नी है। बार बार पढ़ने के साथ साथ आपको थिंकिंग भी करनी है कि अच्छा ये कारण था इसके पीछे, तो उस ज़माने में ये होता था, तो अभी आज के ज़माने में इस चीज़ को कैसे यूज हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से कनेक्ट करते हुए चलनी है और पेन उठाना है, एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है। देखिए, अगर देख देख के लिखेंगे, गूगल सर्च करके लिखेंगे तो ज़िंदगी में भी आप आंसर राइटिंग नहीं समझ पाएंगे। इसलिए किसी टॉपिक को इतने अच्छे से करना है, और आपको भले 10 लाइन ही लिखने आ रहा है उस टॉपिक के बारे में, एटलीस्ट आप स्टार्ट तो कीजिए। ठीक है, तो ये करना है आपको। उसके बाद से मैं अगर बात करूँ मैपिंग की, मैपिंग क्योंकि पेपर फर्स्ट का ही पार्ट है, तो मैं अगर बात करूं मैपिंग का, तो मैपिंग में आपको क्या करना है, मणिकांत सर का है चित्र उसका मैपिंग का। ठीक है, मणिकांत सर, इस बुक को अगर आपने अच्छे से कर लिया ना तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी। साथ ही आपको इसमें क्या देखना है मैपिंग में, PYQ। PYQ को देखना नहीं है, मैं यहाँ पर कहूँगी आपको ये सॉल्व करना है। टोटल लोकेशन आपके माइंड में एकदम फिट होनी चाहिए कि कहाँ पर कौन सा लोकेशन है। ठीक है, और ऐसा तो है नहीं कि आपको इतना सारा मैपिंग में दे देगा कि यहीं पास पास का देगा, ऐसा नहीं है, पास पास का बिल्कुल नहीं देता है। अगर चलो एक जगह जैसे एक जगह पर है आपका 3 4 5 है, तो अलग अलग ईयर में उससे एक एक उठाएगा, लगातार नहीं देगा। तो जितने भी PYQ हैं उन्हें आपको कंप्लीट करना है, उनके बारे में 4 4 5 5 पॉइंट्स को लिखने हैं। ठीक है, अभी से ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। साथ ही यहाँ पर क्या करना है आपको, NCERT में NCERT में जितने भी लोकेशन दिए गए हैं, जितने भी लोकेशन आपके दिए गए हैं, उन लोकेशनों को भी आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। जैसे कि यदि मैं बात करूं कि सपोज आप ताम्रपाषाण काल पढ़ रहे हैं, हालांकि मैंने शॉर्ट वीडियो में भी बताया है, हालांकि जैसे कि आप ताम्रपाषाण काल पढ़ रहे हैं तो उसमें दे देगा कि ताम्रपाषाण कालीन स्थल, अब स्थल तो दे दिया। अब आपको क्या करना है, इन स्थलों को मैप बना करके दर्शाना है। जैसे कि ताम्रपाषाण काल की यदि हम बात करें तो आपका मालवा है, ठीक है, कायथा है, फिर आहार है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहाँ पर हैं वो लोकेशन आपको मैपिंग में दिखानी है। और इसके साथ ही उसके बारे में 4 4 5 5 पॉइंट्स को लिख करके चलना है। इससे आपका साथ ही साथ मैपिंग भी तैयार होगा। देखिए, एकदम से मैपिंग आपका तैयार नहीं हो पाएगा, और आपको पता है मैपिंग बहुत ही अच्छा स्कोर आपको दिलवा देगा। मतलब बहुत नंबर, आप बहुत अच्छे नंबर से आप स्कोर ला सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर से आप पास कर सकते हैं। तो मैपिंग को आपको साथ में लेकर के चलनी है, छोड़ना नहीं है। यदि आप आर्यों के बारे में पढ़ रहे हैं, उसे भी मैपिंग पे दर्शाइए कि आर्यों का विस्तार था कहाँ पे। अब इससे क्या होगा कि आपका मेंस के लिए भी लोकेशन जो है तैयार होगा। और जब आप आर्यों के बारे में, सपोज आपसे आर्यों के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप आर्यों के बारे में क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरीके से जो मैपिंग है वहाँ पर आप दर्शा सकते हैं। तो एग्जामिनर भी काफ़ी खुश हो जाएगा कि हाँ चलो इसने दर्शा दिया। ठीक है, और आपका कॉपी ना अट्रैक्टिव लगेगा अदर कॉपियों से, तो डेफिनेटली आपको एक नंबर ज़्यादा मिलेगा। तो इन सब बारीकियों के ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हो गया आपका मैपिंग के लिए मैंने आपको बता दिया कि मणिकांत सर का है, मानचित्रावली है, वहाँ वो आपको पढ़ना है ये मैपिंग का। फिर PYQ को आपको देखना है, और NCERT में जितने भी लोकेशन दिए गए हैं उन लोकेशनों को देखना है और साथ ही मैपिंग पे दर्शाना है, और 4 4 5 5 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। अब बात आती है आपका मध्यकालीन का, मिडाइवल का। तो यदि हम मिडाइवल का देखें, मिडाइवल हिस्ट्री, सिक्स टू 12 NCERT जब आप पढ़ेंगे तो उसमें सारे आपके आ जाएंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री भी आ जाएगा, मॉडर्न भी आ जाएगा, एंशिएंट भी आ जाएगा, और आपका मिडाइवल भी आ जाएगा। ठीक है, तो उसको तो आपको टोटल पढ़ना ही पढ़ना है, 6 to 12 आपको पढ़ना ही है हर हाल में। तो यदि इसका हम देखें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक इग्नू का नोट्स आता है, इग्नू BA का नोट्स आता है, इग्नू BA नोट्स काफ़ी बढ़िया है। यहाँ से आप अपनी बेसिक को अच्छे से तैयार कर सकते हैं, ऑप्शनल वाले। ठीक है, इग्नू का आता है। दूसरा आपको बुक क्या फॉलो करनी है इसमें, सतीश चंद्रा की, आप सभी को पता है सतीश चंद्रा। 2 पार्ट हैं इसके, ध्यान रखेंगे। पार्ट 1 की यदि हम बात करें
पार्ट 1। तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 1206 से लेकर के ये आपका होगा, यहाँ मैं डाल देती हूँ, 1206 से लेकर के 1526 तक पार्ट 1 है। और इसी सतीश चंद्रा की बुक है पार्ट 2। पार्ट 2 इसमें आपको क्या करना है, ये 1526 से लेकर के 1761 तक का पढ़ना है। ठीक है, ये हो गया आपका। इसमें आपको रेफरेंस बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही इनफ है आपके लिए, इग्नू का प्लस ये, और एक आप बाल्यान सर या मणिकांत सर का बुक फॉलो कर सकते हैं आप। ठीक है, काफ़ी है यदि आपने अच्छे से कर लिया। साथ में जब ये सब कंप्लीट हो जाए आपके नोट्सों को, तो PYQ यदि आपने कर लिया ढंग से, तो 50% तो आपका यहीं से कवर हो जाएगा। तो 50% यहाँ से, बाकी आप यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से अपने नोट्सों को कंप्लीट कर सकते हैं इन बुक को फॉलो करके। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि बुक में ही पढ़ते जा रहे हैं, अंडरलाइन करते जा रहे हैं, उससे फ़ायदा नहीं होगा। आप अपने लेवल पे खुद के नोट्स बनाइए, चाहे जैसा भी आए। कोई भी एक बार में अच्छे से नोट्स नहीं बना पाता है। पहली बार बनाएगा तो उसके नोट्स कुछ और होंगे, दूसरी बार बनाएगा तो उनमें कुछ और सुधार आएंगे, तीसरी बार जब वो रिवीजन करेगा, बार बार रिवीजन करेगा, तो चीज़ों को कनेक्ट कर पाएगा। अब ये मत सोचिएगा कि आप एक ही बार में कनेक्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, बार बार आप रिवीजन करेंगे, जोड़ेंगे, PYQ सॉल्व करेंगे, NCERT पढ़ेंगे, जब जाके आपका माइंड जो है वो प्रखर होगा और जब जाके चीज़ों को आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये हो गया आपका मिडाइबल का। अब हम आते हैं मॉडर्न पे। मॉडर्न हिस्ट्री इसे देखते हैं। इसमें आपको सबसे पहले तो बेसिक तैयार करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया था कि NCERT आपको पढ़ना ही है। साथ ही इसमें आपको स्पेक्ट्रम की जो बुक आती है, स्पेक्ट्रम, ये पढ़नी है आपको। स्पेक्ट्रम के साथ ही आपको क्या फॉलो करना है, विपिन चंद्रा की आती है, आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, ये फॉलो करनी है आपको। और एक आता है आपका शेखर बंदोपाध्याय का, शेखर बंदोपाध्याय का आता है बुक आपका, प्लासी से विभाजन तक, उसके बाद प्लासी से विभाजन तक तथा उसके बाद का। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ से आपके जितने भी प्लासी के युद्ध हुए हैं, कारण क्या थे, परिणाम क्या थे, बहुत मोटी मोटी बुक नहीं है, आप इसे अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। तो इसके लिए ये कर सकते हैं। और साथ में मैंने आपको फिर यहाँ पर बोला कि क्लास नोट्स भी आप फॉलो कर सकते हैं, या तो बाल्यान सर का या मणिकांत सर का, बाल्यान सर का या मणिकांत सर का, जो भी लैंग्वेज आपको समझ में आए, जो भी आपको लगे कि आप पढ़ने में समझने में सक्षम हैं, इन दोनों में से किसी एक को आप चूज कर सकते हैं। ये हो गया आपका मॉडर्न का। अब आते हैं हम वर्ल्ड हिस्ट्री पे। अब देखिए, नंबर लाना इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा वर्ल्ड हिस्ट्री का। वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको क्या करना है, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में फॉलो करना है, जैन माथुर की एक बुक आती है, बहुत ही शानदार बुक है, मैं भी वही फॉलो कर रही हूँ। जैन माथुर की आती है, बहुत अच्छी बुक है ना, जैन माथुर की, प्लस अर्जुन देव, इन दोनों बुक को फॉलो करना है। और न्यू NCERT थोड़ा सा बहुत ही शानदार दिया है, न्यू वर्ल्ड हिस्ट्री का न्यू NCERT जो है ना, बहुत ही शानदार है। तो आप न्यू NCERT भी फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। और ऐसा नहीं है कि आपको इनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। यदि आपने अर्जुन देव और NCERT कर लिया, तो जैन माथुर में आपको वही टॉपिक पढ़ने हैं जो सिलेक्टेड हैं। साथ ही आपको क्या करना है, PYQ सॉल्व करना है ये। ठीक है, सॉल्व करना है इसको, PYQ को। और इसके साथ क्लास नोट्स भी आप ले सकते हैं कंपेयर करने के लिए, अपने नोट्सों को बनाने के लिए, पढ़ने के लिए, अदर एग्जाम्पल फैक्ट्स उठाने के लिए आप क्लास नोट्स वही सेम
या तो बाल्यान सर का या फिर मणिकांत सर का, दोनों में से किसी एक को आप फॉलो कर सकते हैं। फिर हम आते हैं आर्ट एंड कल्चर पे। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर की, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। नितिन सिंघानिया की जो बुक आती है, नितिन सिंघानिया, नितिन सिंघानिया की बुक आती है, इसी को आपको इतनी अच्छे तरीके से करना है कि कोई चीज़ आपसे छूटे ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और बहुत अच्छी बुक है ये, ऐसा नहीं है कि ये केवल जीएस वाले ही पढ़ के निकाल सकते हैं, काफ़ी हद तक ये आपके मेंस को भी कवर करता है। जीएस में क्या है कि सिलेक्टेड टॉपिक है, तो जीएस वाले इसमें से सिलेक्टेड पढ़ते हैं, और मेंस में भी अपना टॉपिक अलग ही होता है, जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है मेंस में, तो वो क्या करेंगे, इसमें से और ज़्यादा चीज़ें निकाल लेंगे और टॉपिकों को सिलेक्ट कर लेंगे, बस यही अंतर है। तो आपको नितिन सिंघानिया पढ़ना है। और एक काम कीजिएगा, जब लास्ट टाइम में जब विज़न का आ जाता है ना, तो विज़न का आप आर्ट एंड कल्चर का बहुत ही शानदार होता है विज़न का भी। हालांकि विज़न के प्रॉपर मैंने नोट्स भी शेयर किए हैं टेलीग्राम चैनल पे आर्ट एंड कल्चर का, उसमें बौद्ध, जैन, हड़प्पा, आर्य, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। मुगल का भी काफ़ी हद तक उसमें ले लिया गया है। तो विज़न का आप कला एवं संस्कृति को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही शानदार होता है ये विज़न का, काफ़ी चीज़ें इसमें आपकी कवर हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये जो बुक लिस्ट है हिस्ट्री ऑप्शनल का, वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको फिर से मैं बता दूँ क्या क्या फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपको 6 to 12 ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, ओल्ड एनसीईआरटी ध्यान रखिएगा। और वर्ड के लिए, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है उसको। साथ ही आपको पीवाईक्यू करना है। पीवाईक्यू ऐसा नहीं कि केवल हिस्ट्री का ही, सारे का पीवाईक्यू आपको देखना है। एक मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा आपको कि किस पार्ट से ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और किस पार्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। प्राचीन इतिहास में आपको ये देखना है उपेंद्र सिंह का, आर.एस. शर्मा का, और बाल्यान सर या मणिकांत सर में से किसी एक बुक का। और इसको बार बार आपको पढ़ना है, बार बार अपने लेवल पर चीज़ों को कनेक्ट करना है। और कनेक्ट तभी कर पाएंगे जब आप सोचेंगे किसी टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो अच्छे से उसको कवर कीजिए, उसके खुद के नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन कीजिए। बुक में एक बार अंडरलाइन किए, 4 दिन बाद फिर भूल जाएंगे कि आपने कहाँ पर अंडरलाइन किया था, कौन से एग्जाम्पल्स को कहाँ पर आपने अंडरलाइन किया था, वो भूल जाएंगे। तो और कोशिश कीजिएगा ना कि कीवर्ड्स निकालने की, कि कीवर्ड्स कैसे निकालते हैं। जैसे यदि मैं आपको बताऊँ कीवर्ड्स निकालने का, तो जैसे मैंने आपको जो सिलेबस समझाया था उसी में से मैं आपको बता रही हूँ। पर बना रखा है। जैसे आपको क्या करना है कि नवपाषाण, हालांकि एग्जाम्पल्स तो मैं भी थोड़ा सा हो जाती हूँ, एक ही बार में याद नहीं होती चीज़ें। नवपाषाण काल आपको अगर लिखना है तो इसमें आपको क्या करना है, कीवर्ड्स क्या होंगे इसके। जैसे आपको नॉर्मली हर एक बुक में देखने को मिल जाएगा कि स्थायी बस्तियों की यहाँ पर स्थापना हुई, ठीक है, कृषि कार्य का आरंभ हुआ, पशुपालन शिल्प में प्रगति देखने को मिली, पहिए का आविष्कार हुआ, चाक का लोगों ने आविष्कार किया, व्यक्तिगत संपत्ति की भावना आई, कबीलाई जीवन का विकास हुआ। लेकिन आपको क्या करना है कि नवपाषाण काल के बारे में यदि कीवर्ड से आपको स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी अट्रैक्टिव होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, ये कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है, कहानी को आप बीच में डालिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, नवपाषाण काल है तो यहाँ पर आपको लिखना है कि इतिहासकारों ने नवपाषाण काल को, ठीक है, ऐसे कीजिएगा। इतिहास, यदि किसी इतिहासकार का नाम आपको पता है तो वो डाल सकते हैं, ठीक है। इतिहासकारों ने, या ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, ने नवपाषाण काल को, नवपाषाण काल को खाद्य उत्पादक, खाद्य उत्पादक, अब देखिएगा ये कीवर्ड्स है, खाद्य उत्पादक, मृद भांड, मृद भांड परंपरा, अब ये भी आपका कीवर्ड्स है, अंडरलाइन कर देना है आपको, ये भी आपका कीवर्ड्स है। परंपरा तथा, तथा अभ्रमणशील, अभ्रमणशील,
अभ्रमणशील, ये भी आपका कीवर्ड्स है। अभ्रमणशील जीवन शैली के रूप में रेखांकित किया है, रूप में रेखांकित किया है। अब एग्जामिनर इन्हीं शब्दों को पढ़ करके समझ जाएगा कि बच्चा यहाँ पर क्या लिखने वाला है। बस आपने स्टार्ट कर दिया। अब इसकी विशेषताएं बताई जाइए कि समाज कैसा था, धर्म कैसा था, आर्थिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी। अब आप ना हेडिंग बाय हेडिंग दे करके लिखेंगे और लास्ट में जा कर के आप यहाँ पर निष्कर्ष दे देंगे, तो एग्जामिनर मतलब इतना खुश होगा, वो यही देख करके समझ जाएगा कि आपने बीच में क्या लिखा होगा। तो आपको यही चीज़ें सीखनी है। हालांकि मैं फिर आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ें एक बार में नहीं आएंगी आपको, ठीक है। आप कई बार, हालांकि मैं भी कई बार नोट्स बना चुकी हूँ, लेकिन ये चीज़ें पकड़ में नहीं आती थी। प्रैक्टिस करते हैबिट बनी। अब एक पेज को पढ़ के समझ में आ जाता है कि हाँ, इसमें कीवर्ड्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्या बन सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको ये कीवर्ड्स बुक में ही मिलेंगे, आपको खुद बनाना होगा कि एक शब्द में हम किसी एक लाइन को कैसे दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो ये खाद्य उत्पादक, इसका मतलब कि पहले वो खाना बदोश जीवन जीता था। खाद्य संग्राहक था, अब खाद्य संग्राहक से वो क्या हुआ, खाद्य उत्पादक बन गया। तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये जो कीवर्ड्स है वो किन लाइनों को समेट करके यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। मृदभांड परंपरा, अभ्रमणशील जीवन शैली, इसका मतलब कि आप यहाँ पर बता रहे हैं कि पहले खाना बदोश जीवन था, वो घूमते थे यहाँ वहाँ, जो खाद्य पदार्थ थे उनके खोज में भटकते थे, और जहाँ मिल जाता था वहाँ खाते थे, वहाँ ख़त्म हो जाता फिर अगली जगह चले जाते, यानी भ्रमणशील एक तरीके से कह सकते हैं कि भ्रमणशील जीवन जीते थे वो। लेकिन अब क्या हुआ, अभ्रमणशील, यानी इन्होंने क्या किया, खाद्य उत्पादक यानी कृषि स्टार्ट किया, वहाँ पर रहना सीखे, झोपड़ियाँ बनाई, तो इनका जीवन कैसा हो गया, अभ्रमणशील। तो जहाँ पर भी वो रुकेंगे तो जाहिर सी बात है शिल्पों का विकास करेंगे, पशुओं को पालेंगे। तो इसका आप वो भी दे सकते हैं, एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि बुर्ज होम, ये भी आपका नवपाषाणकालीन स्थल है, बुर्ज होम दे सकते हैं आप। फिर आप यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं कि यहाँ पर बढ़ई, कुम्हार, कृषक जैसे व्यावसायिक वर्गों का भी उदय हुआ, ये आप दे सकते हैं। समाज के बारे में बता सकते हैं, कबीलाई जीवन का विकास हुआ, मुखिया कैसा होता था यहाँ का, तो मुखिया को निर्वाचित किया जाता था या मनोनीत किया जाता था, प्राकृतिक शक्तियों की पूजा होती थी। तो ये जो है ना, यहाँ से आप कई सारी चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आएंगी प्रैक्टिस से। तो ये चीज़ें करनी है आपको। हालांकि मैं ये जो नोट्स बनाई हूँ यहाँ पर, तो मैं आपको इसका 4-5 पेज जो है वो सेंड कर दूँगी कि आपको नोट्स किस तरीके से बनानी है, तो उसे आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं और अपने नोट्स खुद बनाइए, खुद रिवीजन कीजिए, खुद चीज़ों को ऐड कीजिए। और अपने नोट्स को पढ़ने में जो आनंद आता है वो अलग ही आता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने कौन सी शब्दावलियाँ लिखी हैं। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखी हूँ, तो मैं इसका मतलब समझ जाऊँगी कि मैं किन चीज़ों के बारे में यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फाइनल बुक लिस्ट। इससे बाहर आपको नहीं जाना है। कौन क्या कह रहा है कि ये नहीं इनके नोट्स अच्छे हैं, वो नहीं उनके नोट्स अच्छे। देखिए, नोट्स सब जितने भी लोग होते हैं सब अपना बेस्ट देते हैं नोट्स को बनाने में, ठीक है। कोई भी राइटर है वो बुक को लिखने में अपना बेस्ट देता है, लेकिन अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कितना बेस्ट दे पाते हैं, आप कितनी ईमानदारी से उस चीज़ को फॉलो कर पाते हैं। तो बार बार मैं यही कहूँगी कि भटकिए मत, एक रिसोर्स पर अस्थायी हो जाइए और उसी को बार बार रिवीजन कीजिए। नई नई क्रिएटिविटी निकल के आपको खुद ब खुद सामने आएंगी और खुद आप समझ जाएंगे कि आप जो इधर उधर भटक रहे थे वो आपने कितना टाइम बर्बाद कर दिया। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।